ओके, तो लाइव तो नहीं होगा तो रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा मुझे। तो लेट मी शेयर द पोएम विद यू। और कुछ माइनर डिटेल्स हैं जो पोएट के बारे में जानना चाहिए, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आज की पोएम जो है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ये आपके पोएट हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनका बर्थ डेट 7 अप्रैल 1717, डेथ 23 अप्रैल 1850। He was of a romantic age. Romantic age means, इसका मतलब क्या होता है कि उस एज से वो बिलोंग करते हैं। एज मतलब नंबर ऑफ इयर्स, नॉट अ पर्टिकुलर एज। एज का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है उस एरा से जहाँ पर जो पोइट्री है वो बेसिकली अपने किसी लव्ड वंस के लिए लिखी जाती थी। जैसे विलियम शेक्सपियर हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे ड्रामा लिखे हैं, पोइट्री लिखी है लव के ऊपर, यानी कि ह्यूमन लव के ऊपर। ठीक है, आपके कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी कोई वाइफ है, आपका इस टाइप का जो रिलेशन है उसके ऊपर जब पोइट्री लिखी जाती है, दैट इज स्पेसिफिकली रोमांटिकली फॉर ह्यूमन नेचर। तो यहाँ पर रोमांटिक एज का मतलब है कि उस एज से ये बिलोंग करते हैं जहां पर इन्होंने अपने किसी लव्ड वन, किसी लव्ड पर्सन के लिए पोइट्री इन्होंने लिखी है। तो ही रोट लिरिकल बैलेड्स। बैलेड्स जो आपने बहुत सारे बैले देखे होंगे, ठीक है, वहां पर लेट्स नॉट डिस्कस इट मच फर्दर। बैलेड्स मीन्स द डांसेस दैट यू सी द गर्ल्स डूइंग, राइट। तो उसके जो सॉन्ग्स होते हैं, उसके जो पोएम्स होते हैं जहां पर वो बैले करती हैं जिसपे, वो सारे इन्होंने लिखे थे। ओके, so he was from Britain, ठीक है, poet laureate of Britain. He belongs from Britain, and let's move forward for a basic thing from your poems के बारे में। कुछ basic thing जो है यहाँ पर वो देख लेते हैं हम। ओके, तो पोएम जो है हमारी, पोएम 5 पोएम की एक कॉम्बिनेशन में से एक है। A slumber did my spirit is one of these 5 Lucy poems. लूसी कौन है? लूसी एक इमेजिनरी पर्सन हो सकता है, उनकी beloved हो सकती हैं। There is no clear recollection in any of the you can say any of the history books. उनके बारे में जो किताबें लिखी गई हैं या उन्होंने जो भी कुछ लिखा है, वहां पर क्लियर कट कहीं नहीं बताया गया है कि लूसी कौन है, ठीक है, उनका क्या रिलेशन है स्पेसिफिकली। तो कुछ जगह पे उन्हें उनकी बिलेवेड लिखा गया है, कुछ जगह पे इमेजिनरी लिखा गया है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन विच कंटेंट यू आर टेकिंग फ्रॉम। बट यहाँ पर कहीं भी स्पेसिफिकली विलियम वर्ड्सवर्थ ने या फिर उनके किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड्स ने क्लियर कट कभी नहीं बताया कि लूसी कौन है। इट इज यू कैन इमेजिन अ पर्सन हु ही लव्ड अ लॉट, ठीक है, वो बहुत प्यार करते थे लूसी से और उनका एक बहुत गहरा रिलेशनशिप था लूसी से। अब वो पर्सन इमेजिनरी था या रियल था, ये किसी को नहीं पता है। So he published this collection as his lyrical ballads. 8 लाइन की ये पोएम है जिसमें 2 क्वाड्रेंट्स डिवाइडेड है, दैट मीन्स 4 लाइन्स फॉर ईच स्टैंजास, एंड राइम स्कीम आपकी ABAB, ठीक है, दोनों स्टैंजास में ABAB आपकी राइम स्कीम है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू रीड फॉर द पोएम इटसेल्फ। पोएम के लिए इतना ही आपको चाहिए था। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोएम। पोएम कहाँ पर गई? मैम राइम स्कीम क्या बोली? ABAB। मैम प्लीज शो अगेन, मैम प्लीज, आई डोंट शो दिस। क्या हुआ? मैम प्लीज शो आपने अगेन। अच्छा, 1 मिनट, लो। थैंक यू मैम। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम इटसेल्फ। पोएम का मैंने इमेज आपको भेज दिया था, हालांकि एज आई हैव टोल्ड यू, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रीड बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू रीड इट, वो मुझे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। तो अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट स्टील। यहाँ पर पहली बात, स्लम्बर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्लम्बर? कैन एनीवन टेल मी? डीप स्लीप। यस, डीप स्लीप, यानी कि ऐसी नींद में आप हैं जहां पर आपको यू कैन से कि आप बहुत गहरी नींद में हैं लेकिन आपको सपने आ रहे हैं, राइट? और यू कैन एटलीस्ट लाइक टेल कि समथिंग इज गोइंग ऑन अराउंड यू,
ठीक है, कभी कभार ऐसा आपने देखा होगा कि जब आप दोपहर में या सुबह के टाइम कभी सोते हैं तो आसपास क्या हो रहा है आपको पता तो चलता है, लेकिन आप खुद मूव नहीं कर सकते हैं, आप बहुत गहरी नींद में होते हैं, इतनी गहरी दैट यू थिंक ऑफ इट एज इफ एवरीथिंग इज इन योर ड्रीम, राइट। आसपास जो भी हो रहा होता है वो या तो आपको ड्रीम लगता है या फिर आप एक्चुअली एक ड्रीम में लिव कर रहे होते हैं। तो उस गहरी नींद को हम स्लम्बर कहते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट फील, माई स्पिरिट ऑब्वियसली मेरा सोल, ठीक है, स्पिरिट सोल जो भी आप कहना चाह रहे हैं, आपकी आत्मा। फील का मतलब होता है जो आपका पैक, किसी चीज को आप जब फील करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है, वहां पर ये सेम मीनिंग के लिए यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। फील आपका यहाँ पर सेम मीनिंग के लिए यूज हुआ है, दैट मीन्स यू आर कंसीलिंग समथिंग, आप किसी को दबा के बंद करके रख रहे हैं। तो इस लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहते हैं कि एक स्लम्बर यानी कि एक गहरी नींद ने मेरे स्पिरिट को बंद करके रख दिया। नाउ द स्लम्बर हियर रेफर्स टू द डेथ, ठीक है, स्लम्बर जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी डेथ को? लूसी की डेथ को, ठीक है। स्लम्बर हियर रिप्रेजेंट्स द डेथ ऑफ लूसी, यानी कि लूसी को की डेथ को वो कह रहे हैं कि जब लूसी मरी तब स्लम्बर यानी कि डेथ ने मेरे स्पिरिट भी फील कर ली, ठीक है, मेरी स्पिरिट जो है उसको भी फील कर लिया। अंडरस्टूड? दिस पार्ट इज ओवर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। ह्यूमन फियर्स का मतलब वो डर जो इंसानों को आमतौर पे लगता है, ठीक है, अनजान चीज से डर लगना, मौत से डर लगना, ये सारी चीजें जो हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जिन चीजों से डरते हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज नहीं, जानवर नहीं, कोई मतलब इटर्नल डेथ से जो डर आपको लगता है, या कोई भी ऐसी अनजान चीज जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन। लेट्स आज के लाइफ में मान लीजिए आपको कोई 1 करोड़ रुपए आपको देता है, तो कितनी भी खुशी हो जाए, आपको कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज रहेगी कि इतना पैसा आपको दे क्यों रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, राइट। So those are called human fears. Unless and until you are given specific details of each and everything, you are having a little bit of fear. चाहे आपको कितनी भी खुशी दे दी जाए, चाहे आपको कोई भी चीज दे दी जाए जो आप हमेशा से मांग रहे थे, बट स्टिल यू हैव सम ऑफ द फियर कि अगर वो चीज आपको मिली है तो उसका कॉस्ट क्या है, अगर वो चीज आपको मिली है तो कहीं हमसे छिन ना जाए। ऑल दोज थिंग्स, the fear of unknown, the fear of losing something, the fear of losing someone, the fear of losing your own life, these are human fears. तो यहाँ पर human fear रेफर कर रहा है स्पेसिफिकली कि पोएट को यानी कि विलियम को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि लूसी जो है वो कभी उन्हें छोड़कर जा सकती है। That means her death was the farthest thing from his mind. Understood? कि उनके लिए लूसी की जो डेथ है वो सबसे ज्यादा, मतलब ऐसी चीज थी जो कभी उन्होंने सोची भी नहीं थी, जो कभी वो सोच सकते भी नहीं थे, ठीक है। तो आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, यहाँ तक हो गया। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, ठीक है, मतलब उनको ऐसा लगता था कि शी यानी कि लूसी यहाँ पर, ठीक है, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, मतलब वो ऐसी चीज लगती थी उन्हें जो फील नहीं कर सकती है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे ग्रांटेड लेते थे, ठीक है, फॉर ग्रांटेड, मतलब उन्हें नहीं लगता था कि वो कभी लूसी को खो सकते हैं या लूसी उन्हें कभी भी छोड़ के जाएगी। इस टाइप का फियर उनके माइंड में कभी नहीं था। अंडरस्टूड? तो उनको ये ऐसा लगता था कि लूसी वॉज वन थिंग दैट वॉज कॉन्स्टेंट इन हिज लाइफ। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा पोएम में कि लूसी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, ठीक है, मतलब ऐसा डेथ फील करना या फिर कुछ भी ऐसा फील करना उन्हें नहीं लगता था कि लूसी जो है वो कुछ फील कर सकती है। इसका मतलब उन्हें लगता था कि वो लूसी को ग्रांटेड ले रहे थे, उन्हें नहीं लगता था कि लूसी कभी उनको छोड़ के जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, द टच ऑफ अर्ली ईयर्स, मतलब कि यहाँ पर टच ऑफ अर्थली ईयर्स का मतलब ये होता है कि जब आप मर जाते हैं, जैसे डेथ के बाद किसी भी आप धर्म में जाइए,
तो आप अर्थ के साथ मिल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, नो मैटर व्हाट रिलीजन यू आर फॉलोइंग, यू आर गोइंग विद इन द अर्थ, और यू आर गोइंग टू लाइक आप मिल जाएंगे अर्थ में, इस टाइप का सबका थिंकिंग होता है। तो द टच ऑफ अर्थ यानी कि डेथ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेथ से लूसी जो है वो अर्थ में मिल गई है। ठीक है, और ऐसा मैंने कभी भी सोचा नहीं था। सो नाउ लूसी इज द टच ऑफ अर्थ। ठीक है, लूसी बिकम वन विद द अर्थ, मतलब लूसी जो है वो अर्थ के साथ जो है एकदम मिल चुकी है, और वो अर्थ में जाके जैसे मिट्टी में मिल जाना जो उसको कहते हैं। तो शी इज वन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द अर्थ, नथिंग अदर देन दैट। ठीक है, अब वो क्योंकि उसकी डेथ हो गई है तो अब उसके लिए जो है वो अर्थ ही, मतलब वो अर्थ में ही जाके मिल गई है। अब वो और अर्थ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दिस पार्ट इज ओवर। फर्स्ट स्टैंजा में किसी को भी कोई डाउट इन एनी रिगार्ड? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, मतलब कि क्योंकि उसकी डेथ हो गई है तो अब कोई भी मोशन नहीं है। मोशन यानी कि अब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा वो नहीं कर सकती है जो वो पहले करती थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ लूसी वॉज हिज वाइफ, तो एक वाइफ का काम होता है कि वो उनके घर पे रहती, उनका घर संभालती, उनकी देखभाल करती, तो ये सारी चीजें उनका मोशन ही है, राइट। हर मोशन वॉज सिग्निफाइड बाय द एक्टिविटी शी यूज्ड टू डू अराउंड हिम। तो यहाँ पर कोई भी मोशन, कोई भी फोर्स नहीं होने का कारण ये है कि नाउ ही इज मिसिंग ईच एंड एवरीथिंग दैट शी यूज्ड टू डू। ठीक है, जो हमारे पोएट हैं विलियम है, वो मिस कर रहे हैं हर एक चीज जो लूसी उनके लिए करती थी। उनका लूसी में कोई मोशन नहीं रह गया, इसका मतलब कि कोई भी हलचल उनकी लाइफ में अब नहीं रह गई है, बिकॉज लूसी हैज डाइड। ठीक है, लूसी इज नॉट प्रेजेंट इन हिज लाइफ नाउ। ठीक है, इतना मीनिंग है आपके इस लाइन का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, शी नाइदर हेयर्स नॉर सी, इसका मतलब कि वो कितना भी उसे पुकारे, वो कितना भी उसको याद करे, ना तो उन्हें, ना तो लूसी सुन रही है उन्हें, ना ही देख पा रही है। अगर वो उदास हो रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो परेशान हैं, वो किसी भी तरह का फीलिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का फील कर रहे हैं, वो लूसी अब उनके पास नहीं आ सकती है। उनको कुछ भी मतलब सहारा देने के लिए या कुछ भी समझाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए लूसी अब वहां पर नहीं है। ना तो वो उन्हें देख सकती है, ना ही उन्हें सुन सकती है, मतलब ना ही उनके पुकार सुन सकती है, ना ही उन्हें परेशान या रोते हुए देख सकती है, क्योंकि शी इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, शी हैज बीन डेड। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, रोल्ड अराउंड इन अर्थ ड्यूरनल कोर्स। ड्यूरनल कोर्स मीन्स, ड्यूरनल कोर्स का मतलब होता है वो चीज जो हर रोज होती है, हर दिन होती है। ठीक है, लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेस इन द वेस्ट, इट हैपेंस Every एवरी डे। हाँ, जो हर दिन किया जाए उसे जर्नल कोर्स कहा जाता है। रोल्ड अराउंड इन अर्थ इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए क्रिश्चियन, जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, शरीर आपका जो है वो मिट्टी में मिल जाना है, यही कहा जाता है। चाहे आप हिंदू हो, आपको जला दिया जाए, ठीक है, चाहे आप मुसलमान हो, आपको बरी कर दिया जाए, या फिर आप क्रिश्चियन हो, आपको बॉक्स में बरी कर दिया जाए। एवरी फीचर, यहाँ पर कुछ भी आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, यू आर अल्टीमेटली गोइंग इनटू द अर्थ आफ्टर यू हैव डाइड। तो यहाँ पर रोल्ड अराउंड इन द अर्थ मतलब अर्थ जो है, जो अपने एक्सिस पे घूमता है, दैट इज इट डज इट एवरी डे, राइट। वो हर दिन अपने एक्सिस पे घूमता है। तो अब लूसी जो है, क्योंकि वो अर्थ में जाके मिल चुकी है, तो वो अर्थ के साथ डेली यानी कि एवरी डे अब वो अर्थ के साथ वो अपना राउंड एक्सिस पे घूम रहा है, और लूसी भी अर्थ में राउंड रोल हो रही है। ठीक है, बिकॉज शी हैज बीन बरीड ऑन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो क्योंकि अर्थ जो है वो भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो लूसी भी जो है अपने अर्थ के एक्सिस पे, अर्थ के ग्राउंड में बरी होने के बाद अर्थ के एक्सिस के साथ वो भी उनके साथ घूम रही है। दिस रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट, यहाँ पर ये क्यों लिखा गया, क्योंकि विलियम जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन बता जो है वो अब
कहाँ है, ठीक है, क्योंकि पहली दो लाइनों में बताया गया है कि लूसी ना तो उनके पास कोई मोशन कर रही है, ना ही उनके सुन पा रही है, ना ही देख पा रही है, राइट। तो वो कहाँ है ये बताने के लिए उन्होंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है लाइक शी इज रोलिंग इन द अर्थ ड्यूरेनल, मतलब वो अर्थ में अब चली गई है, वो बरी हो चुकी है, वो अब हमारे साथ नहीं है, ठीक है। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, मतलब किसके साथ रोल कर रही है, रॉक्स स्टोन्स एंड ट्रीज, दैट मीन्स हर एक लिविंग थिंग्स या वो चीजें जो बेजान समझी जाती हैं, लाइक रॉक स्टोन्स एंड ट्रीज, ये सारी चीजें बेजान समझी जाती है, बट इफ यू लुक एट द लिटरेचर, ठीक है, जैसे हमने इसमें पढ़ा था, व्हाट वाज द स्टोरी, द सेल्फिश जायंट, उसमें पेड़ को इंसान से कंपेयर किया गया है, ही वाज टॉकिंग, राइट। जो ग्रास थे उन्हें इंसान की तरह कंपेयर किया गया है, दैट जो एक फ्लावर है वो अर्थ से निकला, लेकिन उसने बोर्ड देखा तो वो अंदर चला गया, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग थिंग फॉर अ ह्यूमन पर्पस, हम जो जनरल लाइफ में ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स कंसिडर करते हैं, लेकिन अ पोएट और अ राइटर उसके लिए ये सारी चीजें जिंदा चीजें हैं। तो ही इज कंपेयरिंग लूसी टू द अर्थ, रॉक, स्टोन एंड ट्रीज विच इज कंसिडर्ड डेड टू एवरीवन एल्स, बट फॉर हिम, उसके लिए ये सारी चीजें अभी भी जिंदा हैं, ठीक है। दैट मीन्स दे स्टिल have they still have something in them, they still have a spirit in themselves, ठीक है, that is the representation in the last line. Any doubt regarding anything in the poem? मैम एक और ये कोई फिर ऐसा- से लाइन नहीं मैम, रोल इट राउंड इन द अर्थ ड्यूरल कोर्स, यस मैम। अच्छा, रोल राउंड इन अर्थ ड्यूरेनल कोर्स, मतलब ड्यूरेनल कोर्स का मतलब होता है वो चीज जो हर दिन होती है, ठीक है। हर दिन होने का मतलब क्या है, अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पे डेली घूमता है, तभी दिन और रात होता है, ठीक है। तो ये जो एक्सेस पे वो घूम रहा है, तो यहाँ पर पहली दो लाइन में क्या बताया गया है कि लूसी जो है वो नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स, मतलब क्या कि वो आसपास जो भी वो काम करती थी, उसका जो भी आसपास वो रहती थी, उसका प्रेजेंस रहता था विलियम के लाइफ में, वो प्रेजेंस अब चला गया है, ठीक है। शी हैज नो मोशन, मतलब वो आसपास अब कुछ नहीं कर रही है उनके, और ना ही वो उनकी आवाज सुन पा रही है, ना ही वो उन्हें देख पा रही है, ठीक है। अब ये दोनों लाइनों के बाद उन्होंने ये बता दिया कि लूसी अब नहीं है वहां पर, तो कहाँ है, शी इज बरीड अंडर द अर्थ, ये तीसरी लाइन में बताया गया है दैट शी इज बरीड अंडर द अर्थ इन अ whatever that is called coffin, yes, in a coffin she is buried under the earth, and वो अर्थ के साथ ही उसके एक्सेस पे घूम रही है, जैसा अर्थ घूमता है वैसे ही वो अर्थ के अंदर बड़ी होने के बाद अर्थ के साथ घूम रही है, एवरी डे अपने कोर्स में जब अर्थ घूमता है उसी के साथ वो भी घूम रही है, जैसे कि रॉक, स्टोन और ट्रीज घूमते हैं। यहाँ पर उससे अर्थ के रॉक, स्टोन और ट्रीज से इसीलिए कंपेयर किया गया है बिकॉज अ राइटर और अ पोएट और अ क्रिएटिव माइंड पर्सन ऑलवेज कंसिडर अ सोल बिहाइंड रॉक, स्टोन एंड ट्रीज। चाहे वो रॉक, मतलब जो भी नेचर में पाई जाती हैं चीजें, उनमें राइटर हमेशा कोई एक सोल खोजने की कोशिश करता है। इसी वजह से रॉक, स्टोन और ट्रीज को लूसी के ग्रेव से कंपेयर किया गया है, नॉट लूसी इज नॉट कंपेयर्ड है, लूसी का ग्रेव कंपेयर किया गया है रॉक, स्टोन और ट्रीज से। ग्रेव मतलब जहां उसको बरी किया गया है। अब समझ में आ गया? यस एनी मोर डाउट, किसी को भी कोई डाउट? और नो मैम। ओके, नहीं डाउट है तो मुझे ये बताइए, क्या इस चीज का एनालिसिस, इस पोएम का एनालिसिस आप खुद से लिख सकते हैं? यस मैम। How many students can Yes, write? ma'am. Raise your hand. How many students are confident enough to able to write the analysis themselves? चलिए, अभी भी बहुत बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि क्लासेस, अभी भी बहुत बच्चे हैं जो लग रहा है कि नहीं लिख पाएंगे, तो एक काम करते हैं, आई गिव यू 1 डे, ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 डे। आज दिन भर आप लोग जो पढ़े हैं इसको रिवाइज करिएगा, यू कैन वॉच द वीडियो। नहीं, रिवाइज करना होगा, ऐसे सर हिलाने से नहीं होगा, यू हैव टू रिवाइज, ठीक है, रिवाइज करना होगा। ये वीडियो मैं अपलोड करके जाऊंगी, देखिएगा क्या मैंने बताया है, ठीक है।
एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप यूट्यूब की हेल्प लेते हैं, प्लीज एटलीस्ट लिसन केयरफुली टू बोथ द वीडियोस। मेरे वीडियो भी देखिए, मुझसे पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए दैट मैम द यूट्यूब वीडियो वाज सेइंग दिस थिंग, इज इट ट्रू और नॉट। अपने मन से मैं समझ लेंगे यूट्यूब का वीडियो देखने का टाइम कहाँ मिलता है? बच्चे, टाइम मिले चाहे ना मिले, मुझे अभी करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट आप एग्जाम टाइम जरूर करोगे, ये इसलिए मैं कह रही हूँ एग्जाम टाइम तो ये पक्का करोगे, क्योंकि उस टाइम तो याद आता नहीं कि मैम ने क्या बताया था। ठीक है, तो उस टाइम आप यही करोगे कि अब एक दिन में कैसे करें पूरा सिलेबस कंप्लीट, तो एक दिन में तो यूट्यूब बाबा ही कर सकते हैं सिलेबस कंप्लीट, तो आप वही करोगे तो इससे बेटर है। इसीलिए कह रही हूँ कि अगर यूट्यूब से ही पढ़ना है तो यही वीडियोस देखा करो अपने क्लास के, या फिर आप एटलीस्ट रेफर कर लो मेरे से कि मैम यूट्यूब से ये पढ़े थे, कैन आई राइट दिस आंसर इन द एग्जामिनेशन, एटलीस्ट कंफर्म कर लो। ठीक है, वो यस मैम। 2 बजे रात वाला पढ़ाई मत करना। ठीक है, उससे पहले 2 दिन पहले वाला एटलीस्ट पढ़ाई करो कि 2 दिन पहले फिर मुझसे पूछ सको कि मैम ये पढ़े थे। तो इसका आप एक दिन में दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास आप लोग सब लिख के मुझे बताएंगे, जिसमें लिखा वो रीड करके बताएगा अपना सारा जो भी लिखा है, क्योंकि इसका एनालिसिस बहुत ज्यादा होगा नहीं, 8 लाइनें हैं। देयर इज ओनली अ हिडन मीनिंग अबाउट व्हाटएवर ही इज सेइंग, थोड़ा सा हिडन मीनिंग है, थोड़ा सा डेप्थ में आपको समझना था, कुछ कुछ चीजें जो बोलने से नहीं यहाँ पर या पढ़ने से नहीं समझ में आएंगी तुरंत, वो चीजें मैं समझा चुकी हूँ। तो एनालिसिस आप खुद से लिखिएगा। नाउ लेट मी शेयर द क्वेश्चंस विद यू। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको मैं शेयर कर देती हूँ यहाँ पर। लेट मी, अब क्वेश्चंस मैंने अपने से नहीं लिखे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि गलत भी है। आई जस्ट यस, तो यहाँ पर हु वाज द पोएट, पोएट तो आपको पता चल गया, विलियम वर्ड्सवर्थ। व्हाई डज लूसी फील द टच ऑफ अर्थ नाउ? यस, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आपकी उस लाइन से आया है। लुक एट द लाइन नंबर, इफ यू हैव द इमेज इन फ्रंट ऑफ यू, अगर आपके पास इमेज है तो इमेज आप खोल के देख सकते हैं। उसमें इमेज में लाइन नंबर जो 4 है, फर्स्ट पैराग्राफ का, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। ठीक है, हाउ कैन डज लूसी फील द अर्थ ऑफ टच ऑफ अर्थली लाइफ? लूसी क्यों फील कर पा रही है? बिकॉज नाउ शी इज बरीड इन अंडर द अर्थ, शी इज डेड एंड शी इज बरीड अंडर द अर्थ। तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, व्हाट डज लूसी मूव विद? ऑल ऑफ द अबव, All of the ऑल ऑफ द अबव, स्टोन, ट्रीज, सब था लास्ट लाइन। Why can't Lucy do now? All of the all of What? all of the above. all of their Yes, see, here and see. All of the above. Who is she in the poem as number two? अच्छा, ये तो An चीज है ना, ये imaginary क्वेश्चन मत child. आंसर कर। हाँ नहीं, वो मत करना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक डाटा टू कवर अप, वो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में नहीं आता। ठीक है, जब स्पेसिफिक डाटा मैंने बताया ना कि अगर नहीं है स्पेसिफिक डाटा, अगर सिर्फ लूसी रहेगा देन यू कैन मार्क द आंसर, दैट इज करेक्ट। लूसी के बारे में लिखी गई है, लेकिन लूसी कौन है ये स्पेसिफिक अभी नहीं पता है किसी को। हु फील द पोएट स्पिरिट? A slumber. A slumber. slumber. व्हाट इज द राइम स्कीम? A B B. A B A B. A B, देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट। 3 वर्ड्स लिख सकते हो, बट 3 वर्ड्स नहीं है। फ्री वर्ड्स अगर किसी को, हाँ बता देते हैं। फ्री वर्ड्स का मतलब होता है कि कहीं जहाँ पर आपका कोई भी राइम स्कीम नहीं बन पाता है, या फिर एक के बाद एक राइम स्कीम पे, जैसे ABCDEF करके जो लिखा था। ठीक है, तो एक एक लाइन का, जैसे 2 लाइन का नहीं, AABBCDD करके लिखा था एक पोएम में, उसमें नहीं। ABCD जब कंटिन्यूअस जा रहा है, एक भी वर्ड किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड फ्री वर्ड। फ्री वर्ड्स मतलब जहाँ पर राइम स्कीम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रही है। व्हाट वाज लूसी डूइंग आफ्टर हर डेथ? She moving here and there in the earth. C option. Yes, option C. Yes, option C. What was the poet taking for granted? His beloved life. Beloved life. All All. he was taking everything, but he didn't have any human fear ना। वहां पर ह्यूमन fear रहने का मतलब क्या है? देखिए, आपको जैसे डर लगता है कि आप कोई गलती कर दोगे एग्जाम में, क्यों ऐसा डर लगता है? बिकॉज यू आर रीडिंग, बिकॉज यू आर लर्निंग, राइट?
तो जब आप कुछ भी ग्रांटेड नहीं ले रहे हो, ठीक है, मान लो आपको कोई फिक्र ही नहीं है, फेल हो चलो कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस केस में आपको डर नहीं लगेगा फेल होने का, राइट। तो ग्रांटेड लेने का मतलब ये है कि वो चीजें जिसको खोने से आपको कोई डर नहीं लगता है, दैट मीन्स he didn't have any human fear, मतलब उसको कोई भी ऐसा फियर नहीं था, मैम नॉर्मल ह्यूमन। यस, हाँ मुझसे बोलो। माइक म्यूट है जिसका भी बोल रहे थे, सबका माइक म्यूट है। हेलो हाँ मुझसे बोलो। मैम, अगर यहाँ पर ऑल हो रहा है तो ये हिज बिलव्ड लाइफ जो लिखा हुआ है इस पर भी ग्रांटेड किया हुआ है, तो आई थिंक कि ये जो है मतलब पोएट का जो है ये अपने बिलव्ड के बारे में भी लिखा हुआ है, तो नहीं, वो लिखा बिलीव के बारे में, वो लिखा लूसी के बारे में है, लेकिन ही वाज टेकिंग ग्रांटेड एवरीथिंग, ठीक है। नो ह्यूमन फियर का मतलब उसके पास आई कोई थिंक लूसी नहीं समझ में आया बच्चे क्या बोल रहे थे, फिर से सो बोलो। लूसी इज हर हिज बिलव्ड। यस, ही शी मैम इज क्या हिज लूसी बिलव्ड, लेकिन उनका बिलव्ड तो नहीं है इसके? नहीं, शी इज देखो, बिलव्ड कोई पोजीशन नहीं होता है, इट इज नॉट गर्लफ्रेंड, इट इज नॉट वाइफ, बिलव्ड मीन समवन हु यू लव, दैट इज ऑल, ठीक है। बिलव्ड मतलब वो या आई पर्सन थिंक जिसको आप प्यार करते हैं, दैट इज इनफ, ठीक है। तो उनको लूसी से प्यार था, लेकिन लूसी कौन है आपको नहीं पता है, और यहाँ पर इसका आंसर ग्रांटेड नहीं इसलिए ले मैम, रहे थे नहीं क्योंकि मैम, मैं उनके, यही जानना चाहता था कि लूसी कौन है। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड स्लम्बर मीन इन द पोएम? Deep sleep. sleep. Deep There sleep are in the two form of options of Ma'am, deep A, sleep. A, 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 ma'am. A. Ma'am, A. Okay, okay, okay. But डीप स्लीप आप बताए थे ना, yes, गहरी नींद। इन द yes, फ्रॉम deep द sleep in डेथ the form of ऑफ death. डेथ भी बताया था ना, इट रिप्रेजेंट्स डेथ ऑफ लूसी, ठीक है। यहाँ पर स्लम्बर का डिक्शनरी मीनिंग होता है डीप स्लीप, यहाँ पोएम में रिप्रेजेंट कर रहा है लूसी का डेथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस पोएम अबाउट? A. इट इज द पोएम बिलव्ड। मैम यहाँ पर बिलव्ड ही होगा। Ma'am, A. ए ऑप्शन, यस, इट इज अबाउट बिलव्ड लूसी, ठीक है। हाँ, सॉरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। हाँ, यस यहाँ मैम। पर ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्योंकि इसने लिखा पूरा पोएम इसने लूसी पे ही लिखा है, एंड लूसी अभी इज, तो मैम बिलव्ड को ही डेडिकेट कर रहा है ना ये पोएम। हाँ, पोएम बिलव्ड को ही डेडिकेट कर रहा है। Yes, now short answer questions on the basis of reading this poem. How do you describe William Wordsworth? Okay, ये जो description होता है ना, this is based on your personal opinion. तो यहाँ पर ये कोई गलत आंसर नहीं होगा, कोई इनकरेक्ट आंसर नहीं होगा। स्पेसिफिकली आपको पोएम को पढ़ के कुछ भी लगा विलियम के बारे में, यू कैन राइट दैट, ठीक है। कुछ अनशन मत लिख लेना, रिलेटेड टू योर पोएम लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन विलियम के बारे में लिखना है रिलेटेड टू द पोएम, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी मत लिख देना, वट एवर यू आर फीलिंग, वट यू फील अबाउट आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, ठीक है, उसके बेसिस से आपको क्या लगा वो लिखना है, ओके। तो दिस क्वेश्चन आई बिलीव यू कैन आंसर, एक्सप्लेन द लाइंस। अच्छा, ये क्वेश्चन का टेंशन मत लेना, ये मैं भेज दूंगी तुम्हारे ग्रुप में, ये पीडीएफ, ये वर्ड फाइल इसीलिए बनाया है, लिखते मत रहना, नहीं तो उसे देखते रह जाओगे, आंसर देखो पहले। एक्सप्लेन द लाइंस यू सीन द थिंग दैट कुड नॉट फील, ये लाइन एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, इसका मतलब यही है कि वो ग्रांटेड लेता था लूसी को, ठीक है, उसे लगता था कि लूसी जो है वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, ठीक है, उसे लगता था कि लूसी हमेशा उसके पास रहेगी, उसने कभी दूर दूर तक भी उसके दिमाग में एक ख्याल नहीं आया था कि लूसी जो है वो कभी जा सकती है, वो कभी उसे डेथ हो सकती है उसकी, ठीक है। मे बी शी डाइड यंग, दैट्स व्हाई, बट जो भी है यहाँ पर अनक्लियर है रीजन, maybe if we read all the 5 poems you can clear up, but अभी इस poem में clear नहीं। Question number 3, what did the theme of the poem? Theme क्या है ये मुझे बताओ तो जरा तुम लोग। What is the theme of the poem? A slumber did my spirit see. Theme क्या है? Theme का मतलब पता है? Theme मतलब the basic agenda of this poem. किस लिए poem ये लिखी गई थी? Lucy. फीलिंग। Why was about his feeling? Yes. What kind of feeling? Regret. feeling about Lucy's death. मतलब
सी यहाँ पर बेसिकली आंसर जो है वन लाइनर हो सकता है आपका, लेकिन वन लाइनर में भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल फॉर्मुलेट एन आंसर बेस्ड ऑन समथिंग दैट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द पोएम। यहाँ पर थीम क्या है, सबसे पहली बात थीम ये है, थीम इज अबाउट द डेथ ऑफ बिलवड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। Her name was Lucy, and because he lost her, she was dead. That's why he wrote this poem to express the feeling of after his beloved's death. ठीक है, ये सारी चीजें लिखोगे, एक लाइन की भी हो सकती है, लेकिन एक लाइन में गलती करने का चांसेस ज्यादा है, इसलिए 2-3 लाइनें आराम से लिख दो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी रीड करेगा, कोई भी कैसा भी टीचर रीड करेगा, they will be able to understand what you are trying to tell. Next question, what did the slumber steal होगा, sorry, did, yes, what did the slumber did to the poet's spirit? आंसर करो, what is, हाँ, he steal the poem or the slumber steal it, यानी कि यहाँ पर स्पिरिट अगर कोई पूछे क्या है, तो मेरी स्पिरिट यानी कि लूसी के बारे में कह रहा है, ये वो उसे अपनी स्पिरिट कह रहा है, जो कि सील हो गई है, यानी कि बंद कर दी गई है, क्योंकि वो डेथ, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। और द स्लम्बर रेफर, स्लम्बर क्या रेफर करता है, ये आपने ऊपर लाइन में आंसर किया ही है उसका, वही लाइन अगर सेम क्वेश्चन आया तो मुझे पता है, इतना चला था आप लोग हो कि वहां पर सेम लाइन लिख सकते हैं, यू कैन गेट वन आंसर फॉर दैट, ठीक है। What can the poet realize? Yes, I know you will do it. What can the poet realize? He took everything granted. Yes, he took everything. हाँ, तो वो सब कुछ जो है लाइफ में ग्रांटेड लेता था, उसे कोई भी डर नहीं था, and after he lost Lucy, he realized that everything is unstable and anything can happen, and he can lose anything and everyone from his life. ठीक है, ये आप लिखना चाहो पूरा तो लिख सकते हो, अदरवाइज वन लाइनर में भी एंड कर सकते हो इसको। what has sealed the poet's fate? Okay, again one liner, ये बहुत सारे स्मॉल क्वेश्चंस हैं। what do you mean by human fear? human fear क्या था, बताया था, a little bit of fear, थोड़ा सा डर जा जाता है। yes, ह्यूमंस के जो भी फियर हैं, जो नॉर्मली ह्यूमंस फील करते हैं, ठीक है, अबाउट देयर ओन डेथ, अबाउट लूजिंग समवन दे लव, about failing, about not doing something proper, or not about committing some crime, जो भी जितने भी आपको डर लगते हैं बेसिस ऑन द एवरीडे लाइफ, ठीक है, आपके बैक ऑफ द माइंड पे जो भी ह्यूमनली फियर रहते हैं, ह्यूमनली फियर मतलब एज अ ह्यूमन वो फियर जो किसी और को नहीं लग सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी को खो देते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, तो यू हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट वाया राइटिंग और स्पीकिंग, राइट, बट द एनिमल्स कांट डू दैट, तो वो फियर ह्यूमंस के ही पास रहता है, लाइक हाउ वुड आई एक्सप्रेस माई सेल्फ वंस आई लॉस्ट समथिंग। और एक फियर होता है अबाउट द अननोन, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास बहुत सारे सेंसर्स रहते हैं, तो दे कैन फाइंड आउट एवरीथिंग व्हाटएवर हैपनिंग अराउंड देम, लेकिन ह्यूमंस के सेंसेस उतने शार्प नहीं होते हैं, सो वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट थिंग, ठीक है। एवरीथिंग इज अनस्टेबल अनलेस एंड अंटिल यू काम योरसेल्फ डाउन एंड फॉलो योर ओन रूट। जब तक आप अपना रूट पे चल रहे हैं तब तक आपको लग रहा है यू आर सेफ, बट नथिंग इज सर्टन, ठीक है, अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। तो फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ ऑफ सम बिलवड, ये सारी चीजें आप ह्यूमन फियर्स में लिख सकते हैं। What is meant by Earth's funeral course? मैम repetitive in nature होता है daily basis। Every day. Earth's funeral course यहाँ पर specifically लिखा गया, that means the Earth, that is whatever is happening on अपने Earth एक्सेस पे गोल Happening daily. ये एक्सेस पे घूमते रहता है मैम। बिल्कुल। पहली बात आप लिखोगे अर्थ ड्यूरेनल एक्सेस कोर्स लिखा है, इसका मतलब कि वो चीज, ड्यूरेनल कोर्स मतलब वो चीज जो एवरीडे होती है। सेकेंड थिंग, अर्थ ड्यूरेनल कोर्स मींस द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सेस। क्या हो गया? Daily course. About the daily course. Daily course. Yes, ma'am. Diurnal course
हाँ, ड्यूरेनल कोर्स मतलब एनीथिंग दैट हैपेंस एवरी डे, ठीक है, कुछ भी जो हर दिन होता है उसे ड्यूरेनल कोर्स कहते हैं। अर्थ ड्यूरेनल कोर्स मतलब स्पेसिफिकली अबाउट इट्स रोटेशन, अर्थ का रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, क्योंकि वो डेली घूमता है अपने एक्सिस पे, तभी आपकी दिन और रात होती है। तो दैट इज समथिंग दैट इज नॉट स्टॉप्ड बाय एनीथिंग, वो रुक नहीं सकता है किसी चीज के लिए, तो इसीलिए उसे अर्थ ड्यूरेनल कोर्स कहा गया है, ठीक है। ओके, व्हाई कांट लूसी सी एंड हियर? वन लाइनर she is आंसर dead. बिकॉज शी इज डेड। Lucy यस, is not बिकॉज शी इज डेड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग टाइप अगर मुझे कोई मिलेगा अदर देन द एनालिसिस एंड द थीम तो मैं दे दूंगी, अदरवाइज ऑब्वियसली इतनी छोटी सी पोएम है तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप ही रहेगा। एमसीक्यू ही एक्सपेक्ट करिए इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन फिर भी एनालिसिस आप ट्राई करिएगा लिखने का, क्योंकि समझा मैंने सब कुछ दिया है। ट्राई टू राइट डाउन एवरीथिंग। अगर इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग? नो मैम। ये ट्रू स्टोरी है मैम। ट्रू स्टोरी, बच्चे यू आर नेवर श्योर अबाउट द राइटर, ठीक है, आपको कभी श्योरिटी नहीं मिलेगी कि इट इज अ ट्रू स्टोरी और नॉट, whether you are reading William Shakespeare or whether you are reading William Wordsworth, poets के साथ आपको कभी कोई गारंटी नहीं है कि वो रियल लाइफ में है वो स्टोरी या नहीं, unless and until someone else write about them। जब तक कोई और उनके बारे में ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी नहीं लिखता है तब तक आपके पास श्योरिटी नहीं है, बिकॉज राइटर नेवर, राइटर मतलब एक मैजिशियंस की तरह होते हैं, ठीक है, जैसे मैजिशियंस अपना मैजिक ट्रिक नहीं बताते हैं किसी को, तो राइटर्स नेवर लाइक वो अपना खुद का एनालिसिस नहीं करते हैं कभी भी। कोई भी वर्क आपने देखा होगा, जैसे विलियम शेक्सपियर, लाइक आर्टिस्ट। हाँ, तो विलियम शेक्सपियर के जितने भी एनालिसिस लिखे गए हैं वो कभी भी विलियम शेक्सपियर के थ्रू नहीं लिखे गए हैं, वो हमेशा उनके स्टूडेंट्स यानी कि उनके जो जूनियर हैं उनके बाद जो आए हैं उन्होंने उनकी किताबें पढ़ के जो एनालिसिस लिखा है, जो वो समझे हैं वही एनालिसिस लिखा गया है। राइटर्स आर नेवर राइटिंग द एनालिसिस ऑफ देयर ओन पोएट्री और ओन ड्रामा और ओन स्टोरी, ठीक है, अदर्स आर डूइंग दोज थिंग्स फॉर देम। तो यू आर नेवर श्योर, बिकॉज यहाँ पर प्रूफ जो सर्टन प्रूफ होता है, जैसे इफ विलियम हैव कंफर्म, जैसे अभी का कोई राइटर है अगर उसके पास इंटरव्यू जाता है वो किसी के साथ, तो उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ यू गेट द इंस्पिरेशन टू राइट दिस, तो ही विल और शी विल टेल यू कि हाँ मेरा लाइफ में ये चीज हुआ था, या फिर मेरी फैमिली के साथ ये हुआ था, मेरी गर्लफ्रेंड थी या कोई फ्रेंड था। तो ये सारी चीजें आप अभी जान सकते हो, बिकॉज पीपल आर क्यूरियस एंड पीपल हैव द मीन्स टू आस्क देम, बट एट दैट टाइम ऑफ पीरियड वहां पर कोई नहीं था जो उनसे बैठ के पूछ सके कि भाई साहब बताइए विलियम जी क्यों लिखा है इसमें, किसी को नहीं पता था। nobody has that curiosity, they were more immersed in their work, ठीक है, उनका ध्यान था कि वो उनके वर्क पे ध्यान दे कि उन्होंने क्या लिखा है, वो खुद से रियलाइज करना चाहते थे कि उन्होंने क्यों ऐसा लिखा, ठीक है। so there is never so surety about anything in their work. The only thing that you can be sure about if you read all the analysis related to any poetry or drama, अगर आप सारे एनालिसिस पढ़ सकते हो तब जाके आपके साथ शायद कुछ श्योरिटी मिल जाए, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो यू विल गेट एनी श्योरिटी ऑफ दैट। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गया। हाउ मच टाइम डू वी हैव? वी हैव 15 minutes, ओके।